साक्षरता अभियान। कोरोना और वैक्सीन। नमस्कार गोरखपुर। विश्वास न्यूज की इस वेबिनार में मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जागरण न्यू मीडिया जागरण समूह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और विश्वास न्यूज इस परिवार का फैक्ट चेकिंग विंग, जो प्रतिबद्ध है सच की पड़ताल के लिए। हम IFCN यानी कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से सर्टिफाइड हैं और हिंदी और अंग्रेजी समेत 12 भाषाओं में फैक्ट चेक करने वाले प्रमुख मीडिया समूह हैं। सच के साथी कैंपेन के तहत हम पहले भी 2 बार देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुके हैं, जहां हमने लोकसभा चुनावों और कोविड पेंडेमिक पर आप लोगों से बात की थी। मौजूदा समय में देशवासियों ने कोरोना से डटकर मुकाबला किया, लेकिन फेक न्यूज से भी उतना ही डटकर मुकाबला जरूरी है, क्योंकि कोरोना जितनी ही घातक है उससे जुड़ी भ्रामक और गलत खबरें। वैक्सीन का हम सभी को इंतजार था, वैक्सीन आ भी गई है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर कुछ भ्रम, कुछ अफवाहें, कुछ गलत जानकारियां भी लगातार शेयर हो रही हैं। लिहाजा हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन्हीं को दूर करने और फैक्ट आपके सामने रखने के लिए हाजिर हैं। जागरण न्यू मीडिया के मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत आज की ये वेबिनार IFCN के वैक्सीन ग्रांट प्रोग्राम के तहत हो रही है। अगर आप में से किसी को कोई सवाल हमारे एक्सपर्ट्स या फैक्ट चेकर से पूछना हो तो क्वेश्चन आंसर सेगमेंट या चैट बॉक्स में अपना लिखकर सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों से आपको संतुष्ट करने की अपने जवाबों के जरिए। हमारी वेबिनार्स में आज हम 14th वेबिनार इस हमारे सच के साथी प्रोग्राम के चौथे पार्ट के तहत कर रहे हैं। देश की जानी मानी हस्तियां, मेडिकल एक्सपर्ट्स हमसे लगातार जुड़ते हैं, सवालों के जवाब देते हैं। आज इसी क्रम में 3 बहुत खास ही मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर विवेक गुप्ता का, आप कोविड एक्सपर्ट दयानंद मेडिकल कॉलेज में। मैं डॉक्टर शिवशंकर शाही जी का स्वागत करूंगा, आप MS हैं और साथ ही चेयरमैन हैं शाही ग्लोबल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड का। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। हमसे कुछ देर में सांसद रवि किशन जी भी जुड़ेंगे, उनका भी मैं अभी से स्वागत करता हूं। वो आएंगे तो उस वक्त हम आपसे उन्हें मुखातिब भी कराएंगे। आज की इस वेबिनार में हमारी फैक्ट चेकिंग टीम जो आपसे रूबरू होगी, उनमें उमंग नूर और गौरव तिवारी अपनी बात आपके सामने रखेंगे कुछ फैक्ट्स के साथ, प्रेजेंटेशन स्लाइड के साथ। पल्लवी मिश्रा प्रेजेंटेशन डेस्क संभाल रही हैं। गोरखपुर के संपादकीय प्रभारी मदन मोहन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मदन मोहन सिंह जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद अमित जी। जैसा कि अभी अमित जी ने हमें बताया कि इस वेबिनार का जो मकसद है वो वैक्सीन के प्रति आम लोगों में लोगों के बीच में जागरूकता को पैदा करना है और जितना भी भ्रम फैले हुए हैं उन भ्रमों को दूर करना है। ये वेबिनार बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हिस्से में हम महामारी की जो मौजूदा स्ट्रेन है, म्यूटेशन है और वायरस के लक्षण हैं, बचाव के तरीके हैं और वैक्सीन की क्या अहमियत है और इसका ब्लैक फंगस से क्या कनेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। और वहीं दूसरे हिस्से में हमारे साथी और फैक्ट चेकर गौरव तिवारी इस महामारी के दौरान फैली बहुत सारी अफवाहों, दुष्प्रचार, फर्जी खबरों और किन टूल्स के माध्यम से हम खुद से सच्चाई का पता लगा सकते हैं और फैक्ट चेक कर सकते हैं उसके बारे में हमें बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। यहाँ पर डॉक्टर विवेक गुप्ता के पास आना चाहूंगी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे वेबिनार में शामिल होने के लिए। जी धन्यवाद। जी। सर, हम सबको पता है कि कोविड-19 के क्या सिम्पटम्स होते हैं, माइल्ड से लेकर मॉडरेट तक। लेकिन सर, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो कोविड-19 के जो सिम्पटम्स हैं, आम तौर पे जो देखे जाते हैं और फ्लू के भी सेम ही सिम्पटम्स होते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कोविड-19 के जो लक्षण है, बुखार या खांसी या थकान होना, ये बड़े कॉमन सिम्पटम्स हैं। लेकिन जो इसमें एडिशनल सिम्पटम्स हैं, गले में खराश होना या हमें गंध का पता ना लगना या स्वाद का चला जाना, ये सारी चीजें हैं जो थोड़ा-सा इसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोगों ने अ, हर पेशेंट जो इन सिम्पटम्स के साथ आ रहा है, अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज हमने उनको कोविड-19 ही मान करके उनके टेस्ट या उनके बारे में जांच की और जब वो कोविड-19 नेगेटिव हो गए तभी हमने ये माना कि ये डिफरेंट कोई और वायरल फीवर हो सकता है या फिर ये फ्लू के सिम्पटम्स हो सकते हैं। लेकिन हाई डिग्री ऑफ सस्पेशन हम लोगों का इस बारे में रहा कि ये कोविड-19 ही हो सकता है।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता। अब बात करते हैं कोविड-19 के जो संक्रमण है उससे बचने के कुछ उपाय हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कहती है कि किसी भी भीड़-भाड़ वाली जगह में जाने से हमें बचना चाहिए, या कोई भी किसी भी नज़दीकी शख्स के से करीब जाने से भी हमें बचना चाहिए, और अपने हाथों को साबुन से बार-बार वॉश करते रहना चाहिए एटलीस्ट 20 सेकंड तक, और 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करना चाहिए। खाँसते-छींकते समय अपने नाक और मुँह को कोहनी से ढक लेना चाहिए। और डॉक्टर विवेक गुप्ता, क्या आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? आप केवल भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचने के अलावा कहीं पर भी हम अगर जा रहे हैं तो एक सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की डिस्टेंस, करीबन 2 मीटर की डिस्टेंस हमको रखना बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि हम मास्क लगाने के बारे में हम बार-बार बात कर रहे हैं। लेकिन मास्क को हम लोग क्या करते हैं कि वो हमारा मास्क नाक से नीचे आ जाता है, मुँह से भी नीचे आ जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मास्क हमारे नाक और मुँह को पूरी तरह कवर करना चाहिए। अगर आप मार्केट में जाओ, आप काफ़ी बार देखोगे लोगों ने मास्क लगा रखा है, लेकिन वो मास्क नीचे यहाँ चिन पर है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मास्क के बारे में हम बहुत पर्टिकुलर रहें कि अगर हम कहीं भी बाहर जा रहे हैं, तो मास्क से अपने मुँह और नाक को अच्छी तरह कवर करके रखें और इसको बिल्कुल हटाएँ ना। क्योंकि जब भी आप इसको हटाते हो, आपके हाथ कॉन्टेमिनेट हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं, और उस हाथ से आप अपनी नाक या मुँह को अगर टच करते हो, तो आप अपने आप को इमीडिएटली इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब आप वापस आएँ घर पे और जब आप अपने हाथ को धुल लें, उसके बाद ही इस मास्क को हटाएँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता। मेडिकल इमरजेंसी की सहायता कब है? जैसे कि अभी पिछले दिनों देखने में मिला दूसरी लहर में कि साँस लेने की तकलीफ को एक गंभीर समस्या माना गया। और तो मैं यहाँ पर जो हमारे साथ दूसरे डॉक्टर मौजूद हैं, शिव शंकर सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस वेबिनार में जुड़ने के लिए। सर, अभी जो मेडिकल एक अगर कोई कोविड पेशेंट है, तो उसको या उसकी फैमिली को कैसे पता चले कि अब इनको मेडिकल सहायता की ज़रूरत है? सर, आप म्यूट हैं। शिव शंकर सर, आप या म्यूट हैं। हाँ जी, जी। हो गया ठीक है। मैं मेडिकल इमरजेंसी कोरोना का मरीज जो होता है, कोविड सबसे पहले हमारे नाक मुंह से एंट्री करता है और फेफड़े में जाता है। तो फर्स्ट सिम्टम जो इमरजेंसी की आती है वो ऑक्सीजन की कमी आती है। अगर उसका ऑक्सीजन 92-90-92 से कम आ रहा है तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसको मेडिकल इमरजेंसी की आवश्यकता होती है। तो अगर मरीज की सांस फूलने लगे, लगातार बुखार हो, और कई बार इसमें भूख नहीं लगती है, बहुत सीवियर कमजोरी हो जाती है, घर पर खाना भी नहीं खा पाते हैं, तो उनको भी ड्रिप लगाने की आवश्यकता होती है। तो उस कंडीशन में मेडिकल इमरजेंसी आदमी को फील होता है कि सांस की परेशानी हो, बुखार लगातार हो और काफी सीवियर कमजोर का खाना ना खा पा रहा हो, उस केस में मेडिकल हेल्प की नीड पड़ती है। अदरवाइज होम ट्रीटमेंट आइसोलेशन काफी प्रभावी इस बीमारी में है, और ज्यादा लोग होम ट्रीटमेंट पर ही ठीक होते हैं। मेडिकल में तभी जाए जब ये अति आवश्यक हो, ये ठीक जाए तभी जाना चाहिए मेडिकल में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद शिव शंकर सर। तो जैसा कि सर ने हमें बताया कि गंभीर हम कैसे अपनी स्थिति को, अगर कोई कोविड पेशेंट है, तो अपनी स्थिति को कैसे गंभीर मान सकता है कि अगर उसको बुखार उसका ना जा रहा हो, उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा हो, तो इस तरह से मान सकते हैं कि हालत गंभीर है। अब बात करते हैं कोविड-19 वायरस के म्यूटेशन की। जब वायरस खुद को रेप्लिकेट करता है, तो इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। इसे ही म्यूटेशन कहा जाता है। एक या अधिक म्यूटेशन अगर आ गए वायरस में, तो उसे वेरिएंट कहा जाता है। डॉक्टर विवेक गुप्ता, मैं यहाँ पर जो दूसरा सवाल है, मैं आपके पास आना चाहूँगी। सिर्फ कोविड-19 का जो वायरस है, इसमें जो नए वेरिएंट्स आए हैं, क्या वैक्सीन उन पर उतनी ही असरदार है? इसके बारे में अभी भी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है। लेकिन कुछ एक स्थितियों में जो हम देखते हैं कि हो सकता है कि वैक्सीन किसी डिफरेंट वेरिएंट पर उतनी इफेक्टिव ना हो। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और ये डब्ल्यूएचओ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइंस है कि चाहे जो भी वेरिएंट हो, इफेक्टिवनेस शायद उतनी ना हो, लेकिन आप वैक्सीनेटेड अगर हैं, तो आपकी डिजीज़ की जो सीवियरिटी है, जो खतरा है, उसकी तीव्रता कम होती जाएगी अगर आप वैक्सीनेटेड हैं। तो अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो इसका मतलब है आप किसी भी वेरिएंट्स के लिए एक्सपोज़्ड हैं और आपकी डिजीज़ सीवियर फॉर्म में हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि एक भ्रम की स्थिति होती है, डेल्टा वेरिएंट आ गया, ये पता नहीं इफेक्टिव है या नहीं है, ऐसा नहीं है। डिजीज की सीवियरिटी जरूर कम होती है, आपके लक्षण, आपका संक्रमण आपकी बॉडी में कम होगा,
तो इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, इवन म्यूटेशन, क्योंकि अब अगली रिसर्च ये हो रही है कि जो भी म्यूटेशन है, उन म्यूटेशंस में कुछ प्रोटीन सीक्वेंस चेंज करके उसकी इफेक्टिवनेस को वापस उतना ही बढ़ा दिया जाए। लेकिन ये रिसर्च, क्योंकि इसमें हमेशा टाइम लगता है, तो इसमें कुछ महीने या कुछ हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन इसके लिए घबराने की बात नहीं है। हम लोग जो वैक्सीन चल रही है उस वैक्सीन को जरूर लगवाना चाहिए। जी डॉक्टर विवेक आपने बहुत सही बोला। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, जी ये जी सर। आरएनए वायरस है, ये आरएनए वायरस है। इसके चारों जो एंटीजन की प्रोटीन होती है उसमें मान लीजिए इसके पास 100 एंटीजन है, 2 एंटीजन म्यूटेट कर लिया, 98 में मेरा वैक्सीन इफेक्टिव रहेगी फिर भी। तो कम से कम कोई भी वैक्सीन लगाइए, कितना म्यूटेशन वायरस कर ले, म्यूटेशन पूरा नहीं होता, एक जो जीन का होता है उस जीन को अराउंड बाकी सबको तो वैक्सीन कवर कर लेता है। इसीलिए वैक्सीन हमेशा फायदेमंद रहेगा और कम से कम सीवियरिटी को तो रोकेगा चाहे कोई भी म्यूटेशन आ जाए। विवेक जी ने बहुत सही कहा और सबको वैक्सीन इस हिसाब से लगवाना चाहिए, कोई म्यूटेशन बदले वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए सबको। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो मतलब ये है इसका कंक्लूजन कि वैक्सीन पूरी तरीके से असरदार है वेरिएंट्स पर और वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए, उसी को ही हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, राइट? जी अब जी बात करते हाँ जी, अब बात करते हैं हमारे पास इस टाइम हिंदुस्तान में 3 तरीके की वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। अगर कोविशील्ड की बात करें तो ये कोविशील्ड वैक्सीन में एक चिंपैंजी एडेनोवायरस को इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है कि ये ह्यूमन सेल्स में कोविड-19 स्पाइक को प्रोटीन में ले जा सके और इससे शरीर में जो कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करता है। वहीं कोवैक्सीन की अगर बात करें तो कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड वायरस होते हैं जो किसी अगर कोई संक्रमित शख्स नहीं होने देते, लेकिन इम्यून सिस्टम को एक्टिव वायरस से लड़ने लायक तंत्र विकसित करने में थोड़ी हमारी मदद करते हैं। वही स्पुतनिक, जैसे कि हम सबको पता है कि वो रशिया से आ रही है और रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड और पेनेसिया बायोटेक ने स्पुतनिक वी का भारत में उत्पादन भी शुरू कर दिया है। हाँ जी। क्या वैक्सीन नए वेरिएंट्स पर असरदार है? जैसे कि अभी हमें डॉक्टर ने बताया कि वैक्सीन जो है वो नए वेरिएंट्स पे पूरी तरीके से असरदार है। सो वैक्सीन एक व्यापक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स तैयार करती है जो कि वायरस के म्यूटेशन पर पूरी तरह बेअसर नहीं होने देती। और कोविड-19 वायरस के लिए जितने भी जो नए म्यूटेशंस हैं उनके लिए जितने भी डेटा है उनको इकट्ठा भी फिलहाल किया जा रहा है। जैसे कि अभी मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ एमपी के गोरखपुर के एमपी जुड़ चुके हैं, रवि किशन सर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? रवि किशन जी, आपका हम जागरण समूह और विश्वास न्यूज की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप म्यूट हैं इस वक्त। रवि किशन जी, एक बार आप आपका डिवाइस अनम्यूट कर लीजिए। उमम, मुझे लगता है कि रवि किशन जी अभी जब तक स्टेबल होते हैं तब जी हम जी आगे बढ़ते हैं, फिर जी हम आगे बढ़ते हैं। वो ओके, बढ़ेंगे तब श्योर। उनके साथ सवाल के साथ हम बढ़ सकते हैं। जी जी हम आगे बढ़ते हैं। तो वैक्सीन लेने के दौरान, पहले और बाद में क्या करें? सो वैक्सीनेशन लेने से पहले क्या करें? सबसे पहले आप सुनिश्चित कीजिए कि आपने वैक्सीन से जुड़ी जो भी जानकारी हासिल की है वो भरोसेमंद स्रोत हो, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया या फिर WHO हो गया या यूनिसेफ हो गया। और आप जब वैक्सीन लगवाने जाएं तो अपने पास मास्क और हैंड सैनिटाइजर जरूर रखें और जो भी आपको अपॉइंटमेंट की नोटिफिकेशन मिली है या आपकी जो आईडी है उसको अपने साथ जरूर रखें और ढीले कपड़े पहन के जाएं ताकि आपको और जो हेल्थ वर्कर है जो लगा रहा है उन दोनों को ही सहूलियत हो। और अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या आप कोई दवाएं खा रहे हैं खास तौर पे, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो हेल्थ प्रोवाइडर है या जो वैक्सीन लगा रहा है आप उसको इस बात की जानकारी जरूर दें। और जो आपको जो वैक्सीन लगी है आप उसके बारे में जरूर जानकारी हासिल करें कि आपको कौन सी वैक्सीन लगी। जैसे कि अभी हमने बात की कि इस टाइम पर हमारे पास 3 तरीके की वैक्सीन अवेलेबल है, तो आप पूछ लें कि आपको कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि दूसरी बार में आप भी वही वैक्सीन लगवाएं। यहाँ पर मैं डॉक्टर शिव शंकर सर आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। सर हमारे साथ मौजूद एक पार्टिसिपेंट है जितेंद्र कुमार वर्मा। उन्होंने बोला है कि बच्चों को फंडिंग कराने वाली माताओं को वैक्सीन लेने से साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, लैक्टेटिंग वुमेन को वैक्सीन लगाया जा सकता है, ये कौन कंट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी में है। प्रेगनेंसी में ये mRNA वैक्सीन भी नहीं, वो सेफ है, आने वाला है।
अभी जो मेरे पास 3 वैक्सीन है, इसमें लैक्टेटिंग मदर को, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को लगाया जा सकता है सुरक्षित रूप में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो मतलब वैक्सीन उनके लिए भी सेफ है, राइट? क्या मैम, श्योर। जी। तो अब बात करते हैं वैक्सीन लेने से पहले क्या करें? जब आप वैक्सीनेशन सेंटर की लाइन में खड़े हो और या जब अंदर हो तो हमेशा मास्क जो है वो लगा के रखें और कम से कम 1 मीटर की दूरी जो है एक शख्स से दूसरे शख्स तक बना के रखें। और जो वहाँ पर जो फर्नीचर हो, दरवाजे हो, खिड़कियाँ हो, उनका अगर आप उनको एक तो टेस्ट ना करें और अगर आपने किया भी है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या फिर हाथों को धो लें साबुन से वॉशरूम में जाकर। इसके अलावा वैक्सीनेशन के दौरान क्या करें, आपके हाथ के ऊपरी हिस्से में वैक्सीन लगाई जाएगी जहाँ आपको माइल्ड सा पेन हो सकता है। तो ये कुछ ही सेकंड्स की पूरा प्रक्रिया होगी। तो वैक्सीनेशन के दौरान मास्क पहने रखें और अगर आपको माइल्ड सा पेन हो या फिर मतलब घबराहट से फील हो तो आप धीमी-धीमी गहरी सांसें ले सकते हैं जिससे आपको बेशक थोड़ी-सी आराम मिल सकेगी। जी। वैक्सीन लेने के बाद में क्या करें? कोविड-19 वैक्सीनेशन में कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सर विवेक गुप्ता सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। सर, हम सबको पता है बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवाई और जो है कि उसमें अलग-अलग लोगों में अलग-अलग तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले। ऐज़ इन कुछ लोगों में फ़ीवर हुआ, कुछ लोगों में स्वेलिंग हुई जहाँ पर वैक्सीन लगी थी और कुछ लोगों में बॉडी पेन हुआ, ये सब देखने को मिला। उसी जगह कुछ ऐसे भी लोग थे जिनमें कोई खास तौर पे कोई सिम्टम्स नजर नहीं आए, ना ही उनको फीवर हुआ, ना ही बॉडी पेन हुआ। तो क्या वैक्सीन के बाद साइड इफेक्ट्स नजर आना और नजर ना आना, क्या ये इस बात का इंडिकेशन है कि वैक्सीन ने असर किया है या असर नहीं किया है? नहीं, ऐसा ऐसा सोचना गलत है। वैक्सीन अगर लगाई गई है तो उसकी इफेक्टिवनेस जरूर होगी। ये हमारा बॉडी रिस्पॉन्स है कि जब भी कोई एंटीजन मतलब बाहर का कोई सब्सटेंस हमारी बॉडी में जाता है तो बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करती है। कुछ लोगों में माइल्ड फीवर या कुछ में थोड़ा ज्यादा फीवर या बॉडी एक होना, मसल में दर्द होना, ये बड़े कॉमन सिम्टम्स है। और अगर किसी को ऐसे सिम्टम नहीं हुए हैं तो ऐसा मानना गलत है कि उसको वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव है। ये बॉडी रिस्पॉन्स है हमारा कि हमें अगर फीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यूजुअली ये सिम्टम्स बड़े माइल्ड होते हैं और 1-2 दिन में सेटल हो जाते हैं, तो इसलिए इनके बारे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे साथ यहाँ पर दैनिक जागरण गोरखपुर के समाचार संपादक मदन मोहन सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। आइए चलते हैं उनके पास। सर नमस्कार। सर, विश्वास न्यूज़ के वेबिनार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल गोरखपुर में वैक्सीन की क्या स्थिति है? और दूसरा सवाल सर ये है कि इस पूरे कोविड काल में आपने लोगों की किस प्रकार से चुनौतियों का आप लोगों को सामना करना पड़ा? गोरखपुर में करीब 2 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुका है। इसमें करीब दूसरी डोज वाले करीब 2.25 लाख के आसपास है या 2 लाख इसमें शामिल हैं। और चुनौतियां तो बहुत रही है। डॉक्टर शाही खुद ही इनका कोविड का वार्ड भी है इनका हॉस्पिटल में और वैक्सीनेशन का भी है। तो चुनौती के बारे में यही सबसे ज्यादा बताएंगे। हम लोगों ने टीका इन्हीं के यहाँ लगवाया है, दूसरा कोविशील्ड। सर देखिए, चुनौतियां तो बहुत रही है। जब कोविड आया था और इतनी तेजी से इतनी संख्या बढ़ी मरीजों की कि हम लोग पास सोर्सेज की क्राइसिस होने लगी, ऑक्सीजन, दवा, बेड सब की क्राइसिस होने लगी। उसमें नॉन कोविड मरीज भी सीरियस आते थे। मैंने अपने हॉस्पिटल को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पश्चिमी गेट से अलग कोविड वार्ड बना के एंट्री किया और पूर्वी सेक्टर को नॉन कोविड किया। दोनों उसमें हार्ट अटैक के पेशेंट, नाइट पेशेंट आते थे, गन शॉट आता था, डिलीवरी सिजेरियन आती थी। वो भी हमारे उतने उनकी जान इंपॉर्टेंट थी जितनी कोविड जान इंपॉर्टेंट थी। लेकिन परेशानियां तो बहुत रही। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा गोरखपुर के प्रशासन को, उन्होंने सब कुछ अपने अंडर में लेकर बहुत स्मूथली ऑक्सीजन की सप्लाई, दवा की सप्लाई इस तरह से मेंटेन की। वो बुरा वक्त जिसको सोचते ही रूह कांप जाती है, कैसे बीत गया पता नहीं चला। इसके लिए मीडिया वाले भी हरदम हर चीज निकालते रहते थे, कैसे क्या मिलती थी, हर जगह का नंबर डिस्प्ले होता था, लोगों को पेशेंट एडमिशन करने के लिए बुकिंग कैसे पता चल जाती थी। तो प्रशासन और मीडिया ने मिलकर जिस तरह से उस 1 महीने के पीरियड को निकाला, उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। दैनिक जागरण समूह को स्पेशली, इन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था और वर्क फ्रॉम होम करते हुए भी इतना कर दिया कि हम लोगों को लगा कि हम लोग के 2 नहीं 1000 हाथ है। प्रशासन और मीडिया ने इतना मदद की, वो बुरा वक्त बीत गया और बहुत जाने हम लोगों ने बचाई।
और इसमें वैक्सीनेशन पूरा जोड़ है। हमारे यहाँ वैक्सीन का कोई टाइम नहीं है, जितने स्लॉट बुक है सबको लगाया जाता है, भले ही रात के 12 बज जाए, लेकिन यह ध्यान दिया जाता है कि भीड़ न इकट्ठा हो। अगर गलती से भीड़ हो जाती है तो मैं 2 काउंटर 3 काउंटर खोल देता हूँ, लेकिन भीड़ इकट्ठा नहीं होने। कुछ दिन से जब से मेरी 2 नर्सें पॉजिटिव हुई तब से एक ब्लॉक में लगा रहता है। शाही जी, मेरी एक अपील है, सुझाव भी है कि भीड़ ना लगे, वो अच्छी बात है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता दी जाए, क्योंकि वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं और उर्दराज होते हैं। उनको लाइन में खड़ा करना, 1 घंटा 2 घंटा लाइन में खड़ा रहना उचित नहीं है। तो अगर हो सके तो उनके लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग काउंटर रखना चाहिए। टीकाकरण में हर जगह इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी हम तस्वीरें आती, हम देखते हैं जिला अस्पताल यहाँ वहाँ लोग, कई बुजुर्ग बैठ जाते हैं, उनके हाथ से छड़ी गिर जाती है, कागज गिर जाता है, वो बड़ी दिक्कत होती है, 2-2 घंटे खड़े रहते हैं। तो इसलिए एक सर के लिए सर मैं बता रहा हूँ कि वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन जो विकलांग है उनको भी हम प्रायोरिटी देते हैं। और मैं तो सीएमओ सर से बात किया हूँ कि सर अगर परमिशन दीजिए तो मेरी मेडिकल टीम जाकर वरिष्ठ नागरिक के घर टीका लगाएगी। अभी घर टीका लगाने का मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं एक वर्क प्लेस पर एक कॉमन जगह बुलाकर वरिष्ठ नागरिकों को टीका लगवाऊं कहिएगा। और अस्पताल में भी व्यवस्था की गई है, जो दिव्यांग है, जो विकलांग है, जो वरिष्ठ नागरिक है, उनको एकदम वेटिंग नहीं की जाती, उनके खाल में अलग से बैठाया जाता है, क्योंकि ये लोग ज्यादा प्रोन है कोरोना के। कहीं किसी चीज को बीमारी हो गई तो ज्यादा खतरा होगा, तो इसका बहुत सारा ध्यान देते हैं। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जो हार्ट के मरीज हैं, जो टीबी के मरीज हैं, जो कैंसर के मरीज हैं, इनको अलग व्यवस्था मैं किया हूँ और कर रहा हूँ सर। इसमें ऐसे जो लोग आते हैं सबको ध्यान दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर सर। अब हम पहुंच चुके हैं अपने वेबिनार के दूसरे पड़ाव में, यानी कि जो भी जितने भी दुष्प्रचार वैक्सीन से रिलेटेड वायरल हुए या जो फर्जी खबरें वायरल हुई, और हम खुद कैसे फैक्ट चेक कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे साथी गौरव तिवारी आए और हमें आगे का संभालें। जी गौरव, ओवर टू यू। आप बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे डॉक्टर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बताया कि आखिर आप कोरोना से कैसे बच सकते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी वैक्सीन को लेकर। मैं इसको पहले अपने सवाल से स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं डॉक्टर विवेक सर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे एक यूजर हैं विवेक प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, उनका एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। वो कह रहे हैं कि मेरी परदादी 100 साल की है इस समय, और क्या उनको वैक्सीन लेना चाहिए? इस पर सर उनको क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारे में मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी, बिकॉज वैक्सीन देने के पहले हम फ्रेलिटी के बारे में जरूर देखते हैं कि वो चल फिर सकते हैं, उनका शरीर अदरवाइज ठीक है तो जरूर वैक्सीन दे सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेलिटी पुअर है किसी पर्सन की, तो वैक्सीन देने के पहले अपने डॉक्टर से वो एडवाइस जरूर लें। अगर वो जो भी दादी जी हैं वो चलते फिरते हैं तो वैक्सीन लगवाने में कोई बुराई नहीं है, हम बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकते हैं। मुझे लगता है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को जानकारी मिल गई होगी और उनको ये बहुत काम में आएगी। अनुरोध करते हैं कि आप पहले देख लें। अच्छा, हमारे साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी भी जुड़ गए। सर आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने कीमती समय में समय निकालकर हमें समय दिया। जी, मैं क्षमा चाहता हूं मैं समस्त आप लोगों से और दैनिक जागरण से कि मैं अचानक मुख्यमंत्री जी बुला लिए थे, तो मैं उनके घर में, फिर मैं couldn't talk because he was sitting there, बट मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहते हुए मैं इस मीटिंग में हमने जोड़ा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। और मैं सबसे कहना चाहता हूं कि यस, वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बुलाया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर खास तवज्जो दी, और मैंने दोनों डोज लगा ली गोरखपुर में। जितने भी आप लोग हैं इस वक्त जुड़े हुए हैं इस मुहिम के साथ, कृपया दैनिक जागरण को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमेशा देश के साथ कोई भी सेंसिटिव मुद्दे के साथ दैनिक जुड़ के एक अवेयरनेस बहुत बड़ी करता है। तो मैं दैनिक जागरण को धन्यवाद। साथ ही यस, वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। सवाल करना चाहता हूँ सर, ये एक बात ये आ रही है कि जो महिलाएं के मतलब पीरियड्स होते हैं वो उस समय उनको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, इस तरह की अफवाह चली, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसा कोई एविडेंस हम लोग के पास नहीं है। वैक्सीन सेफली लगाई जा सकती है ड्यूरिंग पीरियड्स। ओके, विवेक सर, एक मेरा भी आपसे सवाल है।
सर अभी कहा जा रहा है कि जो अब वेव आएगी, जो न्यू वेव आएगी कोरोना वायरस की, वो बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक होगी, ऐसा कहा जा रहा है। और बच्चों के लिए अब तक कोई वैक्सीन भी नहीं है, यानी 18 साल से कम उम्र के लिए लोगों के लिए कोई वैक्सीन भी नहीं है। तो ऐसा क्या करें कि हम उनको सेफ रख सकें? सबसे पहली चीज है, अभी तक जो देखा गया है, बच्चों में बहुत ही माइल्ड फॉर्म में ये डिजीज हो रही है, बच्चों में सीवियरिटी इतनी ज्यादा नहीं। और जब भी कोई वैक्सीन के ट्रायल्स होते हैं तो सबसे पहले डिफरेंट फेजेस होते हैं ट्रायल के, और फाइनली जब हम एडल्ट ट्रायल के बाद हम बच्चों पर पहुंचते हैं। और इस समय हम लोगों के यहाँ बच्चों की वैक्सीन पर ट्रायल्स चल रहे हैं, और आई एम श्योर कि अगले आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर हम इस पोजीशन में होंगे कि बच्चों को भी वैक्सीनेशन शुरू कराई जा सके। लेकिन फिलहाल जो बचाव के तरीके हैं वो वही रहेंगे। बच्चों को हमें सबसे पहले, क्योंकि बच्चे अनजान होते हैं, तो हमें उनको घर पे माँ बाप को उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, उन्हें सिखाना पड़ेगा, हैंड हाइजीन के बारे में सिखाना पड़ेगा कि वो बार बार साबुन से या सैनिटाइजर से हाथ धोएं। उनको ये बताना पड़ेगा कि लोगों से डिस्टेंस रखनी है। तो बचाव, और जितना कम से कम बच्चों को हम बाहर ले जा पाए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिससे बच्चों का एक्सपोजर ना हो। और जैसे हम भी अगर बाहर से घर पे जा रहे हैं तो हमें भी बिना हाथ धुले या बिना चेंज किए बच्चों को गोद में नहीं उठाना। ये सारे प्रिकॉशंस हम लेंगे तो हम अपने बच्चों को काफी सेफ रख सकते हैं। ये डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, मेरा भी एक सवाल है। जी सर। ये आज डॉक्टर रेड्डी ने लॉन्च कर दिया है 2DG जी, जो DRDO ने डेवलप किया है, क्या ये बच्चों पर इफेक्टिव होगा? ये अभी इसके बारे में कोई रिसर्च पेपर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें इतनी तेजी से, डायनामिसिटी इतनी ज्यादा है, तो इसलिए इनकी, क्योंकि जब भी कोई नई दवा या नई वैक्सीन लॉन्च होती है तो इसकी सेफ्टी देखी जाती है। तो इसकी बच्चों पर अभी तक कोई सेफ्टी डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम बच्चों पे इसकी सेफ्टी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। आज की ये वेबिनार आपके सामने विश्वास न्यूज की ओर से है। जैसा मैंने शुरू में भी बताया था, हम जागरण समूह का डिजिटल विंग है जागरण न्यू मीडिया, उसकी हम फैक्ट चेकिंग विंग है। और आज की इस वेबिनार के लिए IFCN जो इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क है, उसके वैक्सीन ग्रांट प्रोग्राम के तहत हम सक्षम हो पाए हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का, डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, डॉक्टर शिवशंकर शाही जी। आप बहुत धन्यवाद। बड़े अच्छे से धन्यवाद। जो सवाल आए, जी धन्यवाद सर, उन सवालों के जवाब आप देते रहे। मैं रवि किशन जी, अब क्योंकि बीच में बड़े व्यस्त कार्यक्रम से वो हमारे साथ जुड़े थे, बीच में उनका भी आभार उन तक पहुंचाना चाहूँगा। और हमारे जागरण के संपादकीय प्रभारी, उन्होंने सारी चीज़ आज के में हमारी मदद की। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर बस सर्च में विश्वास न्यूज लिखिए, आपके सामने हमारे पेज या हैंडल्स आ जाएंगे। आप लाइक कीजिए, हमारी एक्टिविटीज आप तक पहुंचेगी। हम 30 जून को मेरठ के लिए वेबिनार कर रहे हैं। आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त अगर मेरठ में हो, आप उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताइए, वो हमारी इस वेबिनार से जुड़े तो उनका स्वागत है। एक बार फिर आप ज्यादा से ज्यादा उस PDF को लोगों तक पहुंचा के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9205270923 पर आप उससे कम्युनिकेट करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ।